प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अपने एपीएस ऑनलाइन क्लासेस में। अपना मानव तंत्रिका तंत्र अध्याय 26 चल रहा था। जीव विज्ञान के अंदर अपना अध्याय 26 मानव तंत्रिका तंत्र चल रहा था, जिसके अपन ने पिछली वीडियो में पहला पार्ट कंप्लीट हो गया था, जिसमें अपन ने पढ़ा था तंत्रिका तंत्र क्या होता है। तंत्रिका तंत्र में उसकी संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या होती है, न्यूरॉन्स की संरचना, न्यूरॉन्स के प्रकार और तंत्रिका तंत्र कितने प्रकार का होता है। तो हमने देखा तंत्रिका तंत्र 3 प्रकार का होता है, 3 प्रकार का, जिसमें अपन ने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र सीएनएस, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जिसे पीएनएस अर्थात परिधीय तंत्रिका तंत्र, और तीसरा था स्वायत्त जिसे हम ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम कहते हैं। सीएनएस के अंदर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में 2 भाग बताए थे, मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु मस्तिष्क, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। इसी प्रकार परिधीय तंत्रिका तंत्र में हमने देखा था मस्तिष्क से निकलने वाली कपाल तंत्रिकाएं, जबकि मेरुरज्जु से निकलने वाली मेरु तंत्रिकाएं आती हैं। और स्वायत्त तंत्रिका तंत्र में अनुकंपी एवं परानुकंपी तंत्रिका तंत्र आते हैं। तो ये एक बार हमने फिर से, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी है उसको ध्यान से देखिए, तो उसमें आपको बताया कि किस प्रकार हमारा तंत्रिका तंत्र 3 अलग अलग पार्ट में बटा होता है। आज हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रारंभ करते हैं, और उसमें सबसे पहले हमारा जो पार्ट आता है, हम सभी को एक एक करके लेंगे। ध्यान रखना, हम सभी को, ये पूरा जो हमारा चैप्टर है, ये सारा जो है यहाँ पर आपको इन पॉइंट्स के आधार पर कंप्लीट होगा। मस्तिष्क को पढ़ेंगे पहले हम केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, फिर मेरुरज्जु, देन उसके बाद कपाल तंत्रिकाएं, मेरु तंत्रिकाएं, और फिर अनुकंपी और परानुकंपी। तो इस प्रकार जो है यहाँ से सबसे पहला जो हमारा टॉपिक आता है वो है मस्तिष्क अर्थात मानव मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन। तो सबसे पहले हमने कुछ जानकारियां पिछली वीडियो में भी आपको बताई कि मानव मस्तिष्क जो होता है वो एक्टोडर्म से उद्भव होता है। यदि हम उद्भव की बात करें, सबसे पहले अपन ने जितने भी ऑर्गन्स पढ़े हैं, सिस्टम्स पढ़े हैं, तो स्टूडेंट्स हमने सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन बनता है वो यही कि आखिर मस्तिष्क का ओरिजिन, उत्पत्ति कहां से होती है। तो हम जानते हैं भ्रूणीय एक्टोडर्म। तो यहां पर हमारा क्लियर हो जाता है क्वेश्चन कि भ्रूणीय एक्टोडर्म जो स्तर होता है। फिर बता दूं मैं आपको, किसी भी प्राणी के शरीर में जो ऑर्गन्स बनते हैं, उन सभी ऑर्गन्स का परिवर्धन 3 भ्रूणीय स्तरों से होता है, राइट। एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। कुछ प्राणी ऐसे होते हैं आदिम जिनमें केवल 2 ही स्तर होते हैं, एक्टोडर्म
और एंडोडर्म, उनमें मीजोडर्म नहीं होती है। उन्हें हम द्विस्तरीय डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं। ये बात हमने 11th क्लास में अच्छी तरह से पढ़ी थी। अब जो प्राणी जिनमें विकसित प्रकार के जब हम आगे चलते हैं, जैसे एनीलिडा से आगे जो भी प्राणी आते हैं, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, और फिर हम चले जाते हैं कशेरुकियों में, तो वहां हम पढ़ते हैं मछलियां, फिशेज जो है, फिर उसके बाद एम्फीबिया, फिर रेप्टिलिया, एवीज एंड मैमेलियंस। तो ये जो क्रम है पूरा, ये सब त्रिस्तरीय प्राणी होते हैं, अर्थात इनमें भ्रूणीय मीजोडर्म भी डेवलप हो जाती है। उसके कारण 3 भ्रूणीय स्तर हो जाते हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। इन तीनों भ्रूणीय स्तरों के बेस पर ही सभी ऑर्गन्स का परिवर्धन होता है, उनकी डेवलपमेंट होती है। तो यहां हमने उसी से संबंधित बात की है कि मानव मस्तिष्क जो है उसका ओरिजिन भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। सीधे सीधे हम यूं भी कह सकते हैं, क्योंकि मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का भाग है, तो तंत्रिका तंत्र का उद्भव भी भ्रूणीय एक्टोडर्म से होता है। नेक्स्ट पॉइंट जब हम बात करते हैं, तो मानव मस्तिष्क जो है, मानव मस्तिष्क का वेट की अगर हम बात करें, तो जैसा पिछली उसमें भी हमने बताया था, लगभग 1.4 से लेकर 1.5 kg। तो ये चीज इसमें डोंट बी कंफ्यूज, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मानव मस्तिष्क का वेट जो है 1 किलो 400 ग्राम या 1.5 किलो के लगभग होता है। यहां हमें इस बारे में ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा वेरी कर सकता है, कहीं पर आपको 1.4 मिल सकता है, कहीं पर 1.5। नेक्स्ट जब हम बात करते हैं, तो मस्तिष्क जो है मानव शरीर का सबसे कोमल व संवेदी सबसे कोमल अंग है, सबसे कोमल अंग है, जो किससे घिरा है? करोटी व कपाल के सुरक्षात्मक आवरण से ढका रहता है। किससे ढका है? करोटी या कपाल, जिसको हम स्कल कहते हैं। हम जानते हैं कि हमारा जो मस्तिष्क है वो बहुत ही कोमल है, जैसा अभी हमने कहा शरीर का सबसे कोमल अंग, सॉफ्ट ऑर्गन कौन है? मस्तिष्क। और आप जानते भी हैं मस्तिष्क की स्ट्रक्चर जो होती है, आप ऐसे समझ लीजिए मस्तिष्क की जो स्ट्रक्चर है, अभी हम नहीं पढ़ेंगे मस्तिष्क की स्ट्रक्चर, अगली उसमें पढ़ेंगे वीडियो में। तो वो इस प्रकार, यानी ये जो मस्तिष्क की स्ट्रक्चर होती है बहुत ही कोमल होती है, और इसके ऊपर क्या होता है? स्कल होता है। क्या होता है? स्कल होता है, अर्थात कठोर आवरण है स्कल, जिसको करोटी कहते हैं, करोटी। ठीक है, करोटी। अब बात आती है कि इसको कैसे समझें, तो आप इसको इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे टमाटर होता है, और टमाटर को आप देखते हैं तो उसके बाहर की तरफ उसकी फल भित्ति होती है। टमाटर एक फल है, ठीक है, टमाटर क्या है? एक फल है। तो उसको बाहर से, जब उसमें बाहर का जो फल भित्ति है उसको यदि अपन हटा दें, मोटी फल भित्ति होती है, उसके बाद आप देखते हैं कि यहां पर नीचे की जो भाग दिखाई देता है उसमें आपको बीज और बिल्कुल सॉफ्ट जो है गूदा उसमें दिखाई देता है। तो सेम उसी तरह ब्रेन के ऊपर से यदि कपाल को हटा दें तो वही संरचना नजर आती है, जैसे टमाटर के अंदर नीचे आपको सॉफ्ट टिश्यू नजर आता है।
तो ये इतना कोमल भाग होता है। दूसरी बात हमने की, इसमें कोशिका विभाजन अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। इसलिए अगर मान लीजिए क्षति हो भी जाए, पहली बात तो क्षति नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हमारे इसके ऊपर मोटा स्कल सुरक्षात्मक आवरण होता है। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए किसी कारण से इंजरी हो जाती है, आपने सुना होगा कि जब न्यूरोसर्जन होते हैं, जो ब्रेन का सर्जरी करते हैं, उनको न्यूरोसर्जन कहते हैं। अर्थात नर्वस सिस्टम से संबंधित जो ऑपरेट हो रहा है तो उसे हम न्यूरोसर्जन, और न्यूरोसर्जरी वो डिपार्टमेंट होता है। तो वहां पर कई घंटों सर्जरी चलती है। तो ऐसे में ध्यान रखा जाता है कि यदि मान लीजिए कोई भी हिस्सा यदि डैमेज हो गया, यदि मान लो डॉक्टर की गलती से या एक्सीडेंट के कारण, किसी भी कारण से, तो वो हिस्सा दोबारा से रिकवर नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि उसमें कोशिका विभाजन अनुपस्थित होने के कारण वो दोबारा से नहीं बनेगा। इसीलिए आपने देखा होगा कि किसी की याददाश्त चली जाती है, किसी की सुनने की क्षमता, किसी की देखने की क्षमता, क्योंकि सारे जो क्रियाएं हैं वो हमारी इस ब्रेन के अंदर पालियां अलग अलग बटी हुई है, उनके द्वारा नियंत्रित होती हैं। आगे चलते हैं। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है और इसकी सुरक्षा भी हमें करना उतना ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करते हैं इस स्कल के नीचे सबसे पहले हम बात करें तो ब्रेन के ऊपर 3 मस्तिष्क आवरण होते हैं। मस्तिष्क के ऊपर 3 मस्तिष्क आवरण, जिन्हें मेनिंजेज कहते हैं। 3 मस्तिष्क आवरण होते हैं, या इसको अपन कह सकते हैं मेनिंजेज होते हैं। 3 मस्तिष्क आवरण जो हैं उनको हम इंग्लिश में मेनिंजेज, तानिकाएं, ठीक है, या झिल्लियां भी कहते हैं, या झिल्लियां भी कहते हैं। अब बात आती है कि ये आखिर झिल्लियां क्या है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन जो बनेगा वो सबसे पहले हम लेंगे मस्तिष्क आवरण क्या होते हैं। मस्तिष्क आवरण क्या होते हैं? तो मस्तिष्क आवरण, हेडिंग हमने डाला मस्तिष्क आवरण, इसी को हम कहते हैं मेनिंजेज। अब मेनिंजेज क्या है, अर्थात मस्तिष्क आवरण क्या है? तो ध्यान रखना, मानव मस्तिष्क के बिल्कुल ऊपर 3 मस्तिष्क आवरण तानिकाएं या झिल्लियां पाई जाती हैं। सबसे पहली अगर हम बात करें, अगर हम बाहर से ऊपर से या यूं कह लीजिए कि बाहर से अंदर की ओर चलें, तो देखो इसको हमें चित्र के माध्यम से समझना होगा कि आखिर कौन कौन से, हमने कहा 3 मस्तिष्क आवरण पाए जाते हैं। यहां से क्वेश्चन बनेगा आपने कि मस्तिष्क आवरण क्या होते हैं और इनका क्या उपयोग है। तो यहां पर देखिए हम बात करें तो ये
ये मान लीजिए स्कल है, ये स्कल है, अर्थात मानव की जो, जिसको अपन कहते हैं खोपड़ी, राइट, ये है करोटी, कपाल, इसी को हम कह देते हैं करोटी। अब यहां पर मानव में हालांकि ये इसके नीचे गैप कम होता है बहुत, इससे चिपकी हुई सबसे ऊपर वाली जो परत होती है उसे हम कहते हैं दृढ़ तानिका। ये कौन सी है? दृढ़ तानिका। इसको अपन इस प्रकार बना सकते हैं, दृढ़ तानिका, इसको इधर लिखते हैं दृढ़ तानिका, जिसको हम ड्यूरामेटर, ड्यूरामेटर। इसके बाद आप देखते हैं कि यहां पर स्पेस होगा और फिर इसके नीचे ये जाल तानिका है, इसे हम कहते हैं जाल तानिका। इंग्लिश में इसे हम कहते हैं एरेक्नोइड, एरेक्नोइड। फिर इसके बाद यहां पर सबसे नीचे और इससे जुड़ी हुई, ठीक है, यहां इससे सबसे नीचे जो है वो मृदु तानिका। कौन सी है? मृदु तानिका। तो यहां पर ये मस्तिष्क का कॉर्टेक्स है और ये देखिए ये है मृदु तानिका, मृदु तानिका। इसको हम कहते हैं, मृदु तानिका को पायामेटर, पायामेटर, पायामेटर कहते हैं। और ये जो भाग है यहां से ये मस्तिष्क चालू हो जाता है, ये मस्तिष्क का कॉर्टेक्स कहलाता है, जिसे हम कहते हैं मस्तिष्क वल्कुट, अर्थात मस्तिष्क का ऊपर वाला बाहरी भाग मस्तिष्क वल्कुट, जिसको हम सेरिब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं, इससे चिपकी होती है मृदु तानिका, राइट। अब यहां पर ये तीन जो है आवरण, जिसको अपन ने मेनिंजेंस नाम दिया, इनको याद रखने का तरीका ध्यान रखना। ड्यूरामेटर को डी, एरेक्नोइड को हम ए और पायामेटर को पी, अर्थात DAP। तो ये क्रम में याद रखेंगे, DAP, राइट। ये सबसे ऊपर क्या है? कपाल है, उसके नीचे मस्तिष्क है, बीच में ये मस्तिष्क आवरण, ये क्या है? मस्तिष्क आवरण। तो ये कहलाती हैं तानिकाएं, तानिकाएं। अब यहां पर जब हम बात करते हैं ड्यूरामेटर के नीचे, अर्थात दृढ़ तानिका के नीचे एक गुहा होती है। ये गुहा आपको नजर आ रही है, खाली स्थान, एक इसके नीचे गुहा है। ये कहलाती है सब ड्यूरल गुहा, ठीक है। इसको हम कहेंगे सब ड्यूरल केविटी, अर्थात गुहा। इसी प्रकार इसको यहां पर हम ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे,
चूंकि ये अलग से वर्ड है, सबड्यूरल गुहा, ठीक है। इसी प्रकार यहां एरेक्नॉइड के नीचे अर्थात जाल तानिका के नीचे भी एक गुहा होती है जिसे हम कहते हैं सब एरेक्नॉइड केविटी या गुहा। तो हमने यहां गुहाओं की बात क्यों की? क्योंकि इन गुहाओं में एक द्रव भरा होता है जिसे हम कहते हैं CSF अर्थात सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इनमें जो द्रव भरा होता है उसे नाम देते हैं हम प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव्य। तो ये जो हमने चित्र बनाया है इसको आप अच्छी तरह समझ लीजिए। ये डायग्राम मस्तिष्क आवरण को दर्शाता है। मस्तिष्क आवरण एक साथ लिखेंगे तो मस्तिष्क आवरण, तानिकाएं, तो यहां अब हम बात करते हैं सबसे पहली जो बाहर से हमने कहा ऊपर से हम नीचे चल रहे हैं, ऊपर से नीचे। तो आप देख रहे हैं ऊपर सबसे ऊपर कपाल है, करोटी होती है। उस करोटी से जुड़ी हुई सबसे ऊपर वाली जो परत है या जिसे तानिका है उसे हम नाम देते हैं दृढ़ तानिका। क्या नाम देते हैं? दृढ़ तानिका। दृढ़ तानिका जिसे हम ड्यूरामेटर भी कहते हैं, ड्यूरामेटर, दृढ़ तानिका या ड्यूरामेटर। तो ये चूंकि कठोर होती है, ये कैसी होती है? दृढ़ होती है। और कठोर कोलेजन तंतुओं से बनी, कठोर कोलेजन तंतुओं से बनी कपाल से चिपकी रहती है। तो यहां सबसे ऊपर वाली जो हमने यहां रेड रंग से दिखाई है, ध्यान से देखना, रेड रंग से अर्थात लाल रंग से जो हमने परत दिखाई है, दैट इज नॉन एज ड्यूरामेटर, जिसे हम दृढ़ तानिका कहते हैं। नाम से जैसे पता है। देखिए इसके बाद हम आगे जब संवेदी अंग पढ़ेंगे तो वहां आंख की संरचना पढ़ेंगे। तो मैं कई बार विद्यार्थियों से कहता हूं कि जिस प्रकार आंख में 3 परतें होती हैं उसी तरह यहाँ भी हमारे मस्तिष्क के ऊपर 3 परतें हैं। हालांकि वहाँ की परतों को और यहाँ को हम कंपेयर नहीं करेंगे। वहाँ हम पढ़ते हैं बाहर की तरफ होती है सबसे बाहर की दृढ़ पटल, फिर होती है रक्तक पटल, फिर होती है सबसे अंदर दृष्टि पटल। तो ऐसे ही यहाँ दृढ़ तानिका, फिर जाल तानिका और फिर मृदु तानिका। तो याद रखने के लिए आप किसी भी चीज से रिलेट करके पढ़ेंगे तो जल्दी आसान होगा, याद रखना आसान रहेगा। तो यहां हम सबसे ऊपर वाली जो तानिका है उसको नाम देते हैं दृढ़ तानिका, ठीक है, जिसे ड्यूरामेटर कहते हैं, अर्थात डी से रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमने कहा ये कोलेजन के सख्त कठोर तंतुओं से बनी है। अब कठोर है इसीलिए तो कपाल से जुड़ी है, तो कपाल के अंदर ही ये एक तरह से चिपक जाती है और उसके अंदर शामिल हो जाती है। ये जो दृढ़ तानिका है ये कपाल से जुड़ी हुई होने के कारण यहां पर जो इसके अंदर जो अवकाश है दोनों के बीच में, स्तनधारियों में ये बहुत कम होता है, ठीक है। इसके बाद दूसरी परत की जब हम बात करते हैं तो ये आती है जाल तानिका। कौन सी है? जाल तानिका।
जाल तानिका, और जाल तानिका को हमने नाम दिया एरेक्नॉइड। एरेक्नॉइड, एरेक्नॉइड और जाल तानिका, चूंकि नाम से ही पता है, इसमें रक्त केशिकाओं का जाल होता है, रक्त केशिकाओं का जाल होता है। साथ में ये एरेक्नॉइड जो है वो बीच बीच में, अगर मैं यहां आपको स्पष्ट तरीके से बताऊं तो इस प्रकार उभरी हुई रहती है, और जो ड्यूरामेटर है, जैसे ये ड्यूरामेटर है, इसके अंदर इसके विल्लाई, इसमें प्रवर्ध बन जाते हैं, और ये प्रवर्ध ड्यूरामेटर में रक्त को सप्लाई करते हैं। कहां से? जो मृदु तानिका है यहां से सेरिब्रल स्पाइनल फ्लूइड को लेकर, और ये विल्लाई द्वारा किस में भेजते हैं? दृढ़ तानिका में। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए कि ये रक्त केशिकाओं का जाल होता है जो क्या करता है? मृदु तानिका से CSF, अर्थात जिसे हम प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव्य को लेकर कहां भेजता है? प्रेमस्तिष्क मेरु द्रव को लेकर अपने उभारों द्वारा दृढ़ तानिका से होते हुए रक्त में मिला देती है। तो ये रक्त के अंदर जो CSF होता है उसको मिला देती है। CSF का निर्माण, ध्यान रखना, रक्तक जालकों द्वारा होता है। इसका निर्माण रक्तक जालकों द्वारा होता है, रक्तक जालक। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, रक्तक जालक क्या होते हैं। यहां पर जो आपको नजर आ रहे हैं ये रक्तक जालक हैं। ये जो लटके हुए हैं ब्रेन के अंदर, ये रक्तक जालक कहलाते हैं, रक्तक जालक, जिन्हें हम यानी कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। इंग्लिश में हम इनको बोलते हैं कोरोइड प्लेक्सस। तो ये CSF का स्राव करते हैं, अर्थात सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का निर्माण करते हैं। और ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड यहाँ से होता हुआ किस में जाएगा? एरेक्नॉइड में, जाल तानिका में। और जाल तानिका में जो उभार होते हैं वो दृढ़ तानिका को ये ट्रांसफर कर देते हैं, और यहाँ से ये रक्त के अंदर मिल जाता है। तो इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं तीसरी जो परत है, तीसरी जो सबसे अंदर वाली परत है, ठीक है। ये सबसे बाहरी परत है, हमने बात की बाहरी, आउटर मोस्ट। ये मध्य परत है, मध्य। और जो सबसे अंदर वाली है उसे हम कहते हैं मृदु तानिका, जिसको हम कहते हैं पायामेटर। और पायामेटर जो है उसको हमने P से रिप्रेजेंट किया है। मृदु, नाम से ही मृदु अर्थात सॉफ्ट। तो ये सबसे पतली आंतरिक, सबसे अंदर है, तथा किससे जुड़ी है ये? प्रेमस्तिष्क वल्कुट, या हम इसको कह देते हैं
मस्तिष्क वलकुट से चिपकी रहती है। और एक बात ध्यान रखना, ये पारदर्शी होती है, पारदर्शी, एकदम पतली होती है, झिल्ली के समान होती है, पारदर्शी है, सबसे आंतरिक है और मस्तिष्क वलकुट से चिपकी रहती है। अर्थात मानव में आप मस्तिष्क के ऊपर ये झिल्ली के समान पारदर्शी, जैसे पॉलीथीन होती है, इस तरह से चिपकी होती है, जिसे पृथक करना इतना आसान नहीं होता है। तो ये जो मृदु तानिका है, इसमें नीचे की ओर मस्तिष्क के वलकुट में कुछ उभार लटके रहते हैं, जिन्हें क्या कहते हैं? रक्तक जालक, जिन्हें रक्तक जालक अर्थात कोरोइड प्लेक्सस कहते हैं। और ये रक्तक जालक क्या करते हैं? ये CSF का स्राव करते हैं। तो ये जो CSF है उसका स्राव करते हैं, अर्थात प्रमस्तिष्क मेरुद्रव जो होता है उसका स्राव कौन करता है? उसका स्राव ये रक्तक जालक करते हैं। और ये रक्तक जालक क्या है, इसको एक बार यहां अपन डायग्राम में समझते हैं कि हमने कहा सबसे आंतरिक परत कौन सी है? ये देखिए मृदु तानिका। और ये मृदु तानिका जो है किससे चिपकी हुई है? ये नीचे हमने कहा मस्तिष्क का वलकुट वाला भाग हमने दिखाया है, तो इससे ये बिल्कुल चिपकी रहती है। और यहां पर कुछ उभार नीचे मस्तिष्क के अंदर नीचे की ओर लटक जाते हैं, तो इन उभारों को हम रक्तक जालक कहते हैं, कोरोइड प्लेक्सस। और इन कोरोइड प्लेक्सस से ही CSF अर्थात सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड यानी प्रमस्तिष्क मेरुद्रव का स्राव होता है। और ये CSF जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे हम बात करेंगे, ये पोषण का काम करता है, इसमें खाद्य पदार्थ प्रोटीन होता है, तो ये यहाँ इसमें भरा होता है, आगे चलकर इन केविटियों में भर जाता है। तो ये तो बात हुई तानिकाओं की। इसके बाद हमको यहाँ पर दो चीजें और नजर आ रही है, जिसमें हमने कहा कि गैप है बीच में, दोनों परतों के बीच में, जिनके मध्य केविटी या गुहाएं होती हैं, मस्तिष्क गुहाएं। तो यहाँ इसके बाद हम बात करते हैं, दो प्रकार की गुहाएं यहाँ पर नजर आ रही हैं मुख्य रूप से। एक तो हमने बात की सब ड्यूरल केविटी, दूसरी हमने बात की सब एरेक्नोइड केविटी। तो ध्यान से समझना इनको, एक बार इसको समझ लेते हैं, फिर मैं इसको मिटा के अगले उस पे टॉपिक पे चलते हैं। तो हमने मस्तिष्क आवरण की बात की, मस्तिष्क के ऊपर 3 मस्तिष्क आवरण या झिल्लियां या तानिकाएं होती हैं। और ये झिल्लियां जो हैं बाहर से अंदर की ओर देखते हैं तो 3 कौन कौन सी हैं? सबसे बाहर वाली जो है वो दृढ़ तानिका ड्यूरामेटर, ये दृढ़ होती है, कठोर कोलेजन तंतुओं से बनी है और कपाल से चिपकी है। मध्य वाली जाल तानिका जिसे एरेक्नोइड कहते हैं, ये रक्त केशिकाओं का जाल होता है इसमें, जो कि ब्लड सप्लाई भी करता है। साथ ही साथ मृदु तानिका से CSF प्रमस्तिष्क मेरुद्रव को लेकर अपने उभारों द्वारा दृढ़ तानिका में होते हुए रक्त में मिला देता है। यहां से ये रक्त को मिला दिया जाता है। सबसे आंतरिक और तीसरी जो परत है वो है मृदु तानिका।
जिसे पायामेटर कहते हैं, ये सबसे आंतरिक है, पतली है, बहुत थिन होती है, पारदर्शी है और ये मस्तिष्क वल्कुट से चिपकी रहती है। नीचे देखिए मस्तिष्क का वल्कुट यानी मस्तिष्क का बाहरी भाग, क्योंकि मस्तिष्क हम बाद में पढ़ेंगे, तो उससे चिपकी रहती है और इसमें उभार लटके होते हैं। ये जो उभार दिख रहे हैं ये कहलाते हैं रक्तक जालक और इन्हीं से CSF का स्राव होता है। क्लियर? आगे चलते हैं। इसके बाद हमने बात की कि गुहाएं कौन कौन सी हैं। मस्तिष्क, गुहाएं या केविटी। तो यहां देखिए दो प्रमुख उनकी बात करेंगे हम। एक है सब ड्यूरल केविटी। सब ड्यूरल, सब का मतलब आपको मैंने पहले भी कई बार बताया, सब का मतलब नीचे, ठीक है, नीचे की ओर। जैसे अपन कहते हैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, ठीक है, SDM होता है ना, SDM, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। तो ये किसके नीचे होता है भाई? DM के नीचे होता है, क्योंकि इसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, राइट। तो बस इतना सा ध्यान रखना है। ऐसे ही हमने कई बार जैसे बहुत जगह काम में लिया है सब और अधि, ठीक है। अधि का मतलब होता है ऊपर, सुपर, और सब का मतलब होता है नीचे। तो यहां पर बस नाम ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है कि दृढ़ तानिका के नीचे की तरफ, इसको हम कह रहे हैं ड्यूरामेटर, तो इसके नीचे वाली कैविटी क्या होगी? सब ड्यूरल कैविटी। तो ध्यान रखना है इसके नीचे कौन सी है? सब ड्यूरल, राइट। इसके बाद नीचे एरेक्नोइड यानी जाल तानिका है, तो जाल तानिका के नीचे वाली क्या कहलाएगी? सब एरेक्नोइड, अर्थात सब एरेक्नोइड यानी जाल तानिका के नीचे वाली, राइट। तो ये, या हम इसको ये कह सकते हैं कि पायामेटर से ऊपर, तो यानी अधि मृदु तानिका से ऊपर। लेकिन यहां पर हमने जो सीधा नाम दिया है सब ड्यूरल, सब ड्यूरल गुहा या केविटी भी कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरी जो है वो है सब एरेक्नोइड, सब एरेक्नोइड गुहा। तो सब ड्यूरल गुहा जो होती है वो ड्यूरामेटर और एरेक्नोइड के मध्य में है, जबकि सब एरेक्नोइड जो है एरेक्नोइड के नीचे है और मृदु तानिका या पायामेटर के ऊपर होती है। और इनके अंदर विशेष रूप से CSF, जो आपको अभी बताया था, CSF अर्थात सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है इन तानिकाओं के मध्य में भरा होता है। और अगला हमारा जो टॉपिक है वो यही है, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव क्या होता है। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव क्या होता है? तो यहाँ पर गुहाओं के बारे में बस इतना ध्यान रखना है कि ये जो परतें हैं इनके बीच में कौन सी गुहा होगी और उसमें किस प्रकार उसे हम नाम से जानेंगे, ये मैंने आपको बताया। अब बात करते हैं कि CSF क्या होता है, अर्थात प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। तो इंपॉर्टेंट लगा लीजिए CSF, क्वेश्चन बनेगा इस पर, संक्षिप्त क्वेश्चन आए, छोटा 1 नंबर में पूछा जा सकता है कि CSF क्या होता है और इसके कार्य क्या होते हैं। तो सबसे पहली बात, प्रमस्तिष्क मेरु द्रव का जो स्राव है वो किससे हो रहा है? रक्तक जालक से। रक्तक जालक से। रक्तक जालक हम पढ़ेंगे अग्र और पश्च, अग्र रक्तक जालक, और दूसरा होता है पश्च रक्तक जालक।
ठीक है। तो ये मस्तिष्क के अंदर गुहाओं में लटके उभार होते हैं जिनसे सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का स्राव होता है। अब बात आती है कि ये जो प्रमस्तिष्क मेरु द्रव है वो लगभग 500 ml प्रतिदिन स्रावित होता है, राइट। इसके अलावा जो मस्तिष्क है, मस्तिष्क की गुहाएं, मस्तिष्क की जो गुहा है उसमें भरा होता है, मस्तिष्क गुहाओं में भरा होता है। स्वस्थ मानव के अंदर 150 ml CSF भरा होता है। ध्यान रखना, ये जो मस्तिष्क के अंदर इसकी जो आयतन है वो लगभग 150 ml के लगभग होता है और ये इन गुहाओं के अंदर भरा होता है। साथ ही साथ जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, मेरु रज्जु, उसमें भी इसी प्रकार की तानिकाएं होती हैं और उनके मध्य भी गैप होता है, अर्थात गुहा होती है, वहां भी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। ध्यान रखना, जिस प्रकार मस्तिष्क में सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा है उसी प्रकार जो मेरु रज्जु होती है उसमें भी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है। अब इसमें क्या होता है, इसके अगर हम उसकी बात करें कंपोजिशन की, तो इसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन, कैल्शियम, पोटेशियम आदि के सल्फेट, कुछ मात्रा में लवण आदि पोषक पदार्थ भरे होते हैं। अब ये क्या काम करता है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी है, कैल्शियम, फास्फेट और भी बहुत सारे जो है बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, ये प्रमुख पदार्थ इसमें भरे होते हैं और ये रक्त के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड, उत्सर्जी पदार्थ, खाद्य पदार्थ और गैसों का संचालन और परिवहन करता है। तो ये हम इसके कार्य के बारे में अलग से पढ़ेंगे। तो अभी आप ये समझिए कि सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड जो है वो रक्तक जालकों से स्रावित होता है, जो कि अग्र और पश्च रक्तक चालक, दो प्रकार के जालक हम आगे पढ़ेंगे। इसकी जो मात्रा है प्रतिदिन जो स्राव की है वो लगभग 500 ml होती है। ये मस्तिष्क गुहाओं में और साथ ही साथ मेरु रज्जु में भरा होता है। जो इसकी आयतन है वो लगभग 150 ml होता है मस्तिष्क के अंदर। इसमें एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन प्रोटीन है, कैल्शियम, फास्फेट, सल्फेट, लवण, बहुत सारे खाद्य पदार्थ भरे होते हैं। अब बात करते हैं इसके कार्य की। तो CSF के कार्य क्या हैं? सबसे पहला कार्य, मस्तिष्क को बाह्य आघातों से, ये अगला क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना कि प्रमस्तिष्क मेरु द्रव के कार्य बताइए। तो मस्तिष्क को बाह्य आघातों से बचाता है, पहला कार्य। नंबर 2, मस्तिष्क को
उत्प्लावकता, उत्प्लावकता देता है। अब आप कहेंगे कि साहब ये उत्प्लावकता क्या होती है? उत्प्लावकता का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा कि जब किसी चीज को हम पानी में डुबोते हैं तो उसका वजन हल्का हो जाता है, क्योंकि नीचे से पानी उसको फोर्स करता है। तो यहाँ ध्यान रखना, जो हमारा मस्तिष्क है उसका वजन हमने कहा 1.4 या 1.5 अर्थात 1.5 किलो के लगभग होता है। तो ये जो मस्तिष्क है, चूंकि यहाँ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा होता है बीच में, जो मोस्टली मस्तिष्क बीच में से खाली गुहाओं का बना है, खोखला है जिसमें CSF भरा है, तो ये इसको हल्का बना के रखता है, उत्प्लावकता प्रदान करता है। उत्प्लावकता, इसके कारण मस्तिष्क का वजन, ध्यान रखना ये बात जो है अपने उसमें बुक में नहीं मिलेगी आपको, 0.8 kg अर्थात इसका जो वजन है मस्तिष्क का वो 0.8 kg फील कराता है, यानी उत्प्लावकता के कारण उसका वजन जो वास्तव में है वो इतना महसूस होता है। ध्यान रखना, मस्तिष्क का वजन तो उतना ही रहेगा लेकिन वो महसूस कितना होगा? 0.8 kg। किसके कारण? उत्प्लावकता के कारण। समझ में आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो काम है वो है यह रक्त में उत्सर्जी, यह रक्त से उत्सर्जी पदार्थों, पोषक पदार्थों व गैसों का परस्पर परिवहन करता है। अर्थात जो संचारण का काम है, एक्सचेंज होता है। रक्त को उत्सर्जी पदार्थ देगा, पोषक पदार्थ उसको देगा, ठीक है, गैसों का जो है विनिमय होगा। तो यहाँ मस्तिष्क और रक्त के बीच में एक प्रकार से ये मध्यस्थता का काम करेगा। रक्त से उत्सर्जी पदार्थों को, रक्त से जो पोषक पदार्थ हैं उनको लेकर कहाँ देगा? मस्तिष्क को देगा, और मस्तिष्क से उत्सर्जी पदार्थ और जो विषय जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उनको रक्त को देगा। तो इस प्रकार ये जो है एक प्रकार से परिवहन करता है उनके बीच में, ठीक है। इसके अलावा जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो मस्तिष्क को क्या करेगा? नम बनाए रखता है, चिकना बनाए रखता है, एक प्रकार से लिक्विडिटी प्रदान करता है। जिस प्रकार हम कहते हैं, यानी हम यूं कह सकते हैं कि घर्षण को कम करता है। तो ये प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के कार्य हो गए। तो आज हमने देखा कि मानव मस्तिष्क जो है उसको पढ़ने से पहले उसके ऊपर उपस्थित मस्तिष्क आवरण मेनिंजेंस कितने हैं? 3 परतों से बने मेनिंजेंस होती हैं, तानिकाएं होती हैं। उनको हमने देखा, दृढ़ तानिका, जाल तानिका, मृदु तानिका, और उनके बीच में हमने गुहाएं देखी, और इन गुहाओं में सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है, और ये फ्लूइड किस प्रकार मस्तिष्क को पोषण और जो है उत्सर्जी पदार्थों के मध्य एक प्रकार से संवहन करने का काम करता है, इसको लिक्विडिटी प्रदान करता है, इसको उत्प्लावकता प्रदान करता है। ये सभी कार्य प्रमस्तिष्क मेरुद्रव के हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम पढ़ेंगे मस्तिष्क की संरचना।
क्योंकि मस्तिष्क भी बड़ा पार्ट है, इसलिए उसमें भी हमें टुकड़ों में वीडियो बनानी पड़ेगी, एक वीडियो बहुत बड़ी हो जाती है। तो ध्यान रखना, लगातार वीडियो को देखते रहिए। अगली वीडियो जो हमारी होगी इससे जुड़ी हुई होगी, उसमें हम मस्तिष्क की जो है संरचना स्टार्ट करेंगे, और उसमें पहला जो पार्ट होगा मस्तिष्क का वो होगा प्रमस्तिष्क गोलार्ध। तो उसको हम यहाँ से प्रारंभ करेंगे, इसलिए देखते रहिए लगातार और नोट्स मेंटेन करते रहिए। आपको पीडीएफ फाइल मिल गई होगी और लगातार आप बने रहेंगे तो आपको कंप्लीट जो है सिलेबस होगा अपना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।